प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के अलावा अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अलिन अग्रवाल भी शामिल हुए। 2 दिन चलने वाली इस समिट में मंत्री स्तर के अलावा बिजनेस मीटिंग्स होंगे। समिट के जरिए नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश को प्रमोट करने की योजना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट अब भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट आसियान में ट्रेड का गेटवे बनेगा। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा, आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा और इसके लिए भी हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सीधा संपर्क होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नॉर्थ ईस्ट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इससे क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. In addition to creating over 2.5 million direct and indirect employment opportunities, we aspire to touch the lives of most of our 45 million sisters and brothers in Northeast. Reliance Foundation will bring the best of cancer care to the Northeast. To begin with, we have established a 150-bed comprehensive cancer hospital in Manipur. We are collaborating with Mizoram University on care of breast cancer using genomic data. In Guwahati, we have built an advanced molecular diagnostic and research lab. It will be among the largest genome sequencing capacities in India. We will help transform the Northeast into a healthcare hub and a research powerhouse. आरबीआई ने FY25 के लिए यानी पिछले वित्त वर्ष के लिए एक बार फिर रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान किया है। आरबीआई ने अपनी बोर्ड बैठक में सरकार को 2,69,000 करोड़ रुपए डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। डिविडेंड की ये रकम FY24 के मुकाबले यानी उससे पहले साल के मुकाबले 27% ज़्यादा है। इसके अलावा आरबीआई ने कंटिंजेंट रिस्क बफर CRB को बढ़ाकर 7.5% करने का फैसला भी किया है। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। ये जो बम्पर एक तरीके से कहे पिछले साल ही बहुत एक बड़ा डिविडेंड अलॉटमेंट हुआ था, इस बार उससे भी बढ़ के हुआ है और जो CRB है उसको भी 7.5% किया गया है। तो पहले ये डिविडेंड वाली जो बात है इसको कैसे समझे एक आम निवेशक की नज़र से? पहली बात है कि गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट का ऐलान किया है इस साल में, उसमें मीट करने में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि याद रखिए कि इंडो पाक की जो अभी झमेला हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट का ऑर्डर प्रेजेंट किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो नेचुरली ये अनबजटेड था, तो 40,000 करोड़ खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। अब पिछले साल के मुताबिक इन्होंने 60,000 करोड़ ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को दिया है। तो समझिए कि पूरा का वॉर का जो इम्पैक्ट था उसको कवर कर लिया, और इसके कारण जो भी फिस्कल डेफिसिट पे कुछ भी एक डाउट था कि मीट होगा वो अभी चल गया। सेकंड, गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद ये इधर
गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए खर्चा होगा तो सिस्टम के अंदर ये लिक्विडिटी बैंकों के जरिए फैलेगी। तो आरबीआई का भी इन्फ्लेशन घटने के कारण एक रेट कट का आशा है। और जब रेट कट होता है तो अगर लिक्विडिटी भरपूर होता है तो ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउसिंग लोन की ईएमआई, ऑटो लोन की ईएमआई, ये सब भी घट सकते हैं। तो इसीलिए ये इकोनॉमी में एक बूस्टर इफेक्ट देगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि बहुत समझदारी से आरबीआई ने इस वक्त पे, क्योंकि इस साल ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो एक चीज था कि उन्होंने जो निवेश किया था डॉलर में, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इनके इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई थी। सेकंड, रुपी में जो भी निवेश किया उन्होंने, उधर इंटरेस्ट रेट कटने के कारण मार्क टू मार्केट गेन्स मिले। इसके अलावा फॉरेक्स में भी आरबीआई ने बहुत सेलिंग किया है फॉरेन एक्सचेंज का, तो प्रॉफिट बुकिंग। तो आरबीआई के पास भरपूर पैसा था, इसलिए जैसे आपने कहा कंटिजेंसी बफर को भी उन्होंने बढ़ा दिया ताकि कुछ भी, एक बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है आरबीआई, तो कुछ भी कंटिजेंसी आए तो उसके लिए भी उन्होंने पैसा हाथ में रखा है। तो बहुत समझदारी से और बहुत फायदेमंद होगा ये गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल बैलेंस मेंटेन करने में और इकोनॉमी को एक लिक्विडिटी से बूस्ट मिलने में। सुनील जी, मेरा दूसरा सवाल जो है वो है मार्केट से जुड़ा हुआ। ये जो पैसा है ये कहाँ खर्च होगा, इसका थोड़ा बहुत हिसाब आपने बताया, लेकिन मार्केट इसको कैसे लेगा और इसका असर कहाँ कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्या लॉजिक होगा उसके पीछे? तो फर्स्ट लॉजिक ये है कि मार्केट में एफआईआई जो शामिल होते हैं उनको इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट मीट करना जरूरी होता है, क्योंकि इंडिया की रिस्क उसमें से बढ़ती है। तो अगर इसके कारण वो रिस्क कभी घट गई तो एफआईआई का निवेश के लिए ये पॉजिटिव है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक की तरफ देखें तो अब आरबीआई का रेट कट और भी बहुत मूल्य होता है, क्योंकि अगर रेट कट इस माहौल में हुआ तो ट्रांसमिशन उसका आसानी से सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अल्टीमेटली कंजम्पशन लोन ग्रोथ एक दब गई थी, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन पिछले 2-3 क्वार्टर से चल नहीं रहा था। रूरल की तो अच्छी बात थी। अब इसके कारण गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ बजट में भी टैक्स का गिव अवे किया, वो और ये घटते हुए ईएमआई साथ लेकर एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें एक डिमांड ग्रोथ की बढ़त देख सकते हैं। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट में इन सेक्टर्स का आउटलुक भी अभी पॉजिटिव बन गया है। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि बॉन्ड मार्केट में भी ये चीज के कारण आपको थोड़ी इंटरेस्ट की कटौती भी रेट्स में दिख सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो डेट कैपिटल मार्केट्स के लिए भी ये अच्छी खबर है। तो ओवरऑल मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। शायद मंडे को ही इसका इंपैक्ट आपको दिख सकता है मार्केट की ओपनिंग में। तो ओपनिंग में इम्पैक्ट दिख सकता है, क्या दिखेगा, किधर दिखेगा इम्पैक्ट, और जो ओवरऑल मार्केट की जो अभी तस्वीर है जो हम देखते हैं, मार्केट के क्या रिस्क फैक्टर्स मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव, उसमें क्या, उस सिनेरियो में क्या चेंजेस आएगा? तो पहली बात है कि ये मोरलेस एक एक्सपेक्टेशन था, तो उतना सरप्राइज एलिमेंट नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि कुछ दिनों से ही खबर फैल रही थी कि आरबीआई के पास पैसा है और डिविडेंड देने के लिए कोशिश। तो अगर ये ना होता तो एक नेगेटिव बनता, वो नहीं हुआ, वो एक रिलीफ आप समझ सकते हैं मार्केट के लिए। सेकंड, जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स को रेट कट्स बहुत पसंद है, क्योंकि इक्विटी का रिस्क प्रीमियम घटता है इसके कारण। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो डेट मार्केट में थोड़ा पैसा शिफ्ट हो सकता है, ये रिस्क होता है। और सेकंड, इक्विटी का भी एक डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है, तो इसलिए रिस्क प्रीमियम बढ़ता है। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट और लिक्विडिटी की साथ में आने की एक खबर है, तो इसके कारण इक्विटी का रिस्क प्रीमियम यानी वैल्यूएशंस के ऊपर भी एक कंफर्ट मिलना शुरू होगा। और सेक्टर की बात करें तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर, तो उसमें होता है बैंकिंग। ऑब्वियसली बैंकिंग के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कुछ 20-30% निवेश करते हैं, तो उसमें मार्क टू मार्केट गेन्स का प्रॉफिट उनको मिलेगा। सेकंड, रेट्स के घटने के कारण, ईएमआई घटने के कारण उनकी लोन ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी, तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इसके अलावा कैपिटल गुड्स का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल के लिए भी उनकी जब अगर इंटरेस्ट रेट्स घटेगी तो कैपिटल गुड्स के लिए भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बैंकिंग, ये 3 सेक्टर पे मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके कारण देख रहा हूं। तो नेचुरली अगर आप देखें तो अर्निंग सीजन उतनी अच्छी नहीं थी इस बार, तो वैल्यूएशन थोड़ी महंगे दिख रहे थे, इसके कारण शायद राहत मिलेगी मार्केट को। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ते हुए शायद वैल्यूएशन भी थोड़ा और एक रीजनेबल टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में आईफोन इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में कहा था कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की है और वो चाहते हैं कि एप्पल अमेरिका के अंदर आईफोन बनाए और कहीं भी आईफोन ना बनाए। अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि जो एप्पल है वो भारत के अंदर एक्सपेंशन कर रहा है, भारत में जो फॉक्सकॉन का प्लांट है उसके अंदर नया निवेश कर रहा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी धमकी दोहराई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आईफोन अमेरिका में नहीं बनता, इंडिया में बनता या कहीं और बाहर बनता तो उसके ऊपर 25% तक का टैरिफ लगेगा। हालांकि ये ट्रंप दूसरी बार भी ऐसी धमकी आईफोन को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आईफोन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईफोन का निवेश पहले की तरह से भारत में जारी है। अब बात करते हैं आज के बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने शानदार कमबैक दिखाया है। सेंसेक्स 780 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 243 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इंट्राडे में निफ्टी ने 24,900 का स्तर भी पार किया। वहीं बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी एफएमसीजी इंडेक्स में दिखी और ज़्यादा डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। अगर हम ग्लोबल क्यूज समझे और डोमेस्टिक क्यूज समझे तो दोनों ही क्यूज हमें कोई नेगेटिव साइड में नहीं देखने को मिले थे, जिसके बाद जो अपना मार्केट है उसने अपनी ही एक चाल दिखाई है और अच्छे खासे गेन के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज बाजार बंद हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो कुछ इस तरीके का देखने को मिला। देखिए, रिजल्ट हैवी डे भी था और रिजल्ट के रिएक्शन से भी स्टॉक में हमें एक गेनिंग साइड और लूजिंग साइड देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं पहले निफ्टी के गेनर्स की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है जोमैटो का। 4% का इजाफा यहां देखने को मिला। इंश्योरेंस पैक में पूरे में ही आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ था। एचडीएफसी लाइफ 3.5% की तेजी, जियो फाइनेंशियल सर्विस यहां पे 3% का इजाफा, पावर ग्रिड भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे, नंबर्स इतने शानदार नहीं आए हैं, जिसके बाद हमें करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। सन फार्मा का भी सेम यही चीज है, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं, स्ट्रीट को पसंद नहीं आए हैं खास तौर पे, जिसके बाद ही गिरावट देखने को मिली है। अगर इस टाइम पे बात करी जाए मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तो बीएससी लिमिटेड अच्छे खासे गेन्स यहां पे हमें देखने को मिले। अभी हमने देखा था कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बीएससी में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद वापस से यहां पे हमें एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। मैक्स फाइनेंशियल 4% का इजाफा, बीएचईएल में भी 3% और मैक्स हेल्थकेयर की बात करी जाए तो यहां पे भी 3% के हमें गेन देखने को मिले हैं। लूजिंग पॉकेट में बात करी जाए तो वारी एनर्जीज यहां पे करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है। प्रीमियम एनर्जीज की बात करी जाए तो 2% का डाउन साइड यहां पे है। जीएमआर एयरपोर्ट 2.5% और कॉनकॉर में भी करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन है, पूरे ही मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी, अच्छे खासे गेन्स देखे गए हैं। तो बाजार में तेजी आ गई है। आवाज अड्डा में भी इसी पर आज चर्चा होगी। बाजार में चिंता कम, कहां है दम? 7:57 पर जरूर जुड़िए। एक्सपायरी डे को लेकर एनएसई और बीएसई के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बातचीत की बीएसई के एमडी एंड सीईओ सुंदर रामन राममूर्ति से, और उन्होंने कहा कि एक्सपायरी दिन को लेकर बीएसई की ओर से सेबी को कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी न्यूज़ है उसको एक बार एड्रेस किया जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है जो कल एक चर्चा चल रही थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या हो रहा है कि क्योंकि अब तक बीएसई की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती आई है, एनएसई की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। कल एक न्यूज़ आई कि शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए और सेबी एनएसई को ट्यूसडे का अप्रूवल दे दे और बीएसई शायद थर्सडे के लिए मान जाए। आप एक्सचेंजेस के बीच में ऐसी कोई सहमति बनी है क्या कि आप अपनी एक्सपायरी को थर्सडे मूव करेंगे और एनएसई अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को मूव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। वो कंसल्टेशन पेपर के लिए सब लोगों से राय विचार विमर्श सब हुआ है। सेबी का सर्कुलर अभी तक आना बाकी है। हमारी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं गया है, या तो ट्यूसडे रखने का या थर्सडे बदलने का, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं गया है।
हम जरूर कंसल्टेशन पेपर में हमारा जो राय था वो सेबी को सौंपा है। सेबी का जो भी मीटिंग है उसमें हमारा राय हमने प्रदर्शित किया है। उसके अलावा हमारी तरफ से निजी ओर से हमारे लिए क्या चाहिए करके कोई तो प्रस्ताव पेश नहीं किया है। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी हमें। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके और एनएससी के बीच में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आपकी जो मंगलवार की है वही रहने वाली है। जब तक ना सेबी का कानून यह है कि अभी आप रोक के रखो और कुछ नहीं करना है, और आगे का जो भी आदेश सेबी से अभी तक पाया नहीं गया है, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं। नहीं, वो तो खैर फाइनल डिसीजन तो सेबी का होगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव गया है सर? हमारी तरफ से जो उन्होंने कंसल्टेशन पेपर में लिखा है उसका विचार विमर्श किया है, उससे हमारा राय मांगा है। उन्होंने लिखा है कि ट्यूसडे और थर्सडे होना चाहिए, उसमें आपका क्या राय है। ऐसा जो मुद्दा उसमें पेश किया गया है उसमें हमारा राय हमें देना कर्तव्य है, वो हमने दिया है। सरकार का कहना है कि इस बार अच्छे मॉनसून की उम्मीद है, जिसका ग्रोथ पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। साथ ही डिफेंस के लिए बजट पर्याप्त है और भविष्य की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। सरकारी सूत्रों ने टेलीकॉम, एजीआर, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर भी सफाई दी है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस बार मॉनसून काफी अच्छा रहने वाला है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रेवेन्यू पड़ेगा और अल्टीमेटली जो ग्रोथ नंबर्स हैं काफी बेहतर रहने के आसार हैं। जिस तरह से आरबीआई, आईएमएफ और तमाम एजेंसियों ने एक्सपेक्टेशन किया है, उससे बेहतर या उसके बराबर ग्रोथ नंबर्स रह सकते हैं। इसके अलावा जो कंजम्पशन और खपत को लेकर और साथ ही साथ जो कंजम्पशन डिमांड को लेकर चिंता थी, इस वक्त फिलहाल कोई चिंता नहीं है। डिमांड काफी अच्छी है, कंजम्पशन भी काफी अच्छा हो रहा है और कुल मिलाकर ये सभी एक तरह से ग्रोथ को लेकर काफी बेहतर नतीजे दिखाएगा। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था उसको भी सरकार हासिल करेगी। रिवाइज्ड बजट में जिस तरह से 4.8 से 4.4 रखा गया था, उसको सरकार हासिल करेगी। इसके अलावा जो सरकारी सूत्रों ने बताया कि डिफेंस बजट को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन डिफेंस को लेकर जो एडिशनल डिमांड अभी तक कोई आई नहीं है मिनिस्ट्री की तरफ से। अगर कोई डिमांड आती है तो सरकार उसको पूरा करने में सक्षम है। फिलहाल जो डिफेंस बजट एलोकेटेड है बजट में वो पर्याप्त है और निकट भविष्य में ऐसी कोई जरूरत आती है तो सरकार उस एडिशनल एलोकेशन को पूरा कर सकती है। साथ ही जो एजीआर का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि अभी तक दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से कोई भी डिमांड वित्त मंत्रालय के पास नहीं आई है। और कुल मिलाकर जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेंट किया गया था, सूत्रों ने यह साफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार तमाम दुनिया के देशों के साथ रेगुलेशन बनाने में जुटी हुई है। G20 के फोरम पर भी इसकी चर्चा हो चुकी है और एक देश, चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी एक इवॉल्विंग मैकेनिज्म है, लिहाजा इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, लिहाजा इसमें एक ग्लोबल मैकेनिज्म रेगुलेशन बनाने की जरूरत है, तो सरकार इस पे कोशिश कर रही है। इसके अलावा IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को एक तरह से बेल आउट पैकेज देने के बाद जो कई सारी कंडीशंस लगाई गई हैं, जिसमें 11 कंडीशन थोपी गई हैं, उसको लेकर भारत सरकार ने IMF का आभार जताया है और कहा है कि FATF को लेकर भी सरकार जो जून में बैठक होने वाली है उसको लेकर सरकार कोशिश करेगी कि पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में ले जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने 2022 में जिस आश्वासन के साथ कि टेररिज्म पर एक कानून बनाएगा वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा जो कंडीशंस थी उसको पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं की है, इसलिए कोशिश एक बार फिर से होगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोशिश की जाए। दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे सेना ने पूरी तरह निभाया। अमित शाह ने कहा कि सेना ने गोली का जवाब गोले से दिया। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है।
और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अगर वहां से भारत पैसा भेजेंगे तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। अभी ये प्रस्ताव है, लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो अमेरिका की नागरिकता ले चुके भारतीयों को छोड़कर, यानी जो वहाँ नागरिक हो गए हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम अनिवासी, चाहे फिर वो H1B वीज़ा पर हों, ग्रीन कार्ड पर हों, उन्हें 5% टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि 2023-24 में करीब 12 अरब डॉलर की राशि अमेरिका से भारत भेजी गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा पैसा UAE से आता है और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। तो कैसे काम करेगा, जानिए टैक्स एक्सपर्ट से। कई लोग US से पैसा बहुत भेजते हैं इंडिया में, और अभी तो बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, पता नहीं ट्रम्प साहब क्या कर दें। तो ट्रम्प साहब ने ऐसे लोगों पर टैक्स लगा दिया है, तो जो पैसा भेज रहे हैं उनको महंगा पड़ेगा इंडिया भेजना। जी हाँ, अगर आप US के सिटीजन नहीं हैं, आप H1B वीज़ा पर रह रहे हैं, यही नहीं अगर आप ग्रीन कार्ड पे भी रह रहे हैं, तो इंडिया में करीब 12 बिलियन डॉलर साल का पैसा अमेरिका से आता है। UAE के बाद दूसरा बड़ा रेमिटर US हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पर वो है। उस पर अगर आप पैसा भेजेंगे तो 5% टैक्स अमेरिका आपसे कलेक्ट करेगा। मैंने सोचा लक्ष्मण, हम हिंदुस्तान के टैक्स की तो बात करते हैं, हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर्स US में भी हैं और जिनके रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, पैसा यहाँ पर आता है, तो 5% अब आपको वो, तो मैं अगर लगाऊं 1 लाख करोड़ आता है तो उस पर 5,000 करोड़ अब वो US में ही रह जाएगा। और प्योर ये बिजनेसमैन है, बिल्कुल पूरा ट्रेड और डील चीज देखते हैं। लेकिन ये तो भले ही ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर H1 वीजा पे, तब आपको देना पड़ेगा जी। अगर आप सिटीजन है तो नहीं देना, सिटीजन है तो नहीं, पर अगर आप डायस्पोरा का हिस्सा हैं, पासपोर्ट नहीं है आपके पास US का, तो आपको जब भी पैसा भेजेंगे दे दो। मुझे लग रहा है पैसा आना कुछ कम होगा, यहाँ जो रिश्तेदार रहते हैं उनके हाथ में थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर पैसा आए तो खुश तो हो ही जाएगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जो पैसा भेज रहा है ना, वो शख्स 5% का टैक्स वहां पे चुका रहा है, तो हो सकता है 5% कम भेजे, टैक्स घटा। अच्छा, जिनके पास पैसा आ रहा है उनके लिए क्या नियम होता है? आने दीजिए उनको, तो आने दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिश्तेदार हैं और ब्लड रिलेटिव हैं तो सेक्शन 56(2)(10) के अंदर जो रिश्तेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी दोस्त वगैरह को भेज रहे हैं तो फिर गिफ्ट टैक्स के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, दोस्त को भेज रहे हैं तब तो गिफ्ट टैक्स लगेगा 50,000 से ऊपर। 50,000 है कि दोस्त कौन भेजेगा US से 50,000 भेजते हैं? अरे बात दोस्ती में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मेरी भी दोस्ती करवा दीजिएगा। जरूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो सोमवार को अहमदाबाद में होने जा रहा है। इसकी क्या क्या तैयारी हो रही है, जायजा लिया केतन जोशी ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो अहमदाबाद में सोमवार शाम को होगा। आप देखिए कि यहाँ कितनी शानदार तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। 4 से 5 किलोमीटर के इस रोड शो में जहां से शुरू होगा और जहां पर खत्म होगा, उतना लंबा तिरंगा यहाँ पर रखा हुआ है। अलग अलग जगह पर आप देखिए कि पोस्टर भी लगे हुए हैं जिनमें हम अपनी सेना को, अपने सैनिक का हौसला बुलंद करें, उस तरह के पोस्टर लगेंगे। आप देखिए कि इस तरह के 50 से ज्यादा मंडप भी लगाए जाएंगे जहां प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, लेकिन भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया है उस शौर्य के प्रतीक के रूप में बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर दिखेंगे। कम से कम 50,000 से लेकर 75,000 तक यहाँ लोग अभिवादन में शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ नृत्य पेश करेंगे, देशभक्ति के गीत भी गाएंगे और हमारी सेना का हौसला है वो और बुलंद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी तो अगर कोई भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखेंगे तो उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने आप में खास होने जा रहा है और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।